लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 प्रश्नों का फिर से अभ्यास करने वाले हैं। ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीके जीएस का, और इसको हमेशा की तरह हम लोग एक अलग अंदाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे कंप्लीट विवरण का जरूरत होगा वहाँ आपको कंप्लीट विवरण दिया जाएगा पूरी तरह से, और जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी में करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमेशा की तरह, तो ध्यान से देखेंगे और हो सके तो पेन और पेपर ले के बैठें ताकि जो भी फैक्ट बताया जाए उसको आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा आमटे। ये कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। इसके अलावा बात करें तो विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जो धोंदो केशव कार्ब हैं, इन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला था। ठीक है, तो इसको भी याद कर ले। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1996 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था ये 1896 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा बात करें तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबिथु है, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और हमारा भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गौहर या गौर दोनों आ सकता है। याद रखेंगे जो पश्चिमी बिंदु है वो गौहर या गौर है, जो कि सरक्रिक नामक स्थान में है, गुजरात में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया हुआ था भारत में, और इसकी गठन जो है वो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन भारत में इसका आगमन 1928 में हुआ। चलिए एक एक करके इन सारे घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो जो रौलक एक्ट है ये 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 18 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें मार्लो मिंटो की, तो ये 1919 में ये मार्लो मिंटो 1909 में लागू हुआ था, और ये सांप्रदायिक निर्वाचित क्षेत्र से ये संबंधित था। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में लागू हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट। इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल है, तो अब केवल 6 रह गए हैं। जो मूल अधिकारों की संख्या है अब 6 रह गए हैं। इसका कारण है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, और उसे 300 अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया, उसको 300 क में। तो ये भी याद रखेंगे जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत हमको मिला है संपत्ति का अधिकार, तो वो 300 क में मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो जब नदी के मुहाने पर क्या होता है, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं, तब जाके डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अनत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहा जाता है? तो ये आसान प्रश्न है, हम सभी को पता है, उसे ऑप्शन ए, स्तूप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लेडी विद लैम्प ये किसको उपनाम दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, और ये नाम उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था उनकी रचनाओं को देखते हुए। चलिए, किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। चलिए, और देखा जाए तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच, याद रखेंगे, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच ये वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें संपत्ति का अधिकार, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 क में वर्णित है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो समानता का अधिकार है, तो ये काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। ये समानता का अधिकार जो है वो बार बार प्रश्न को पूछा जाता है कई एग्जामों में, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? सही जवाब होगा जंजीचार। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। अगले प्रश्न को देखते हैं, द बेटर मैन ये किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनीता नायर की। अगला प्रश्न है, मुगल शासक में, ठीक है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि मनसबदारी प्रथा जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और मनसबदारी का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे जो शासक होते, जो निचले शासक होते थे, उनको उनकी रैंक बताई जाती थी, या इसके हिसाब से या इस मनसबदारी के तहत उनकी रैंक का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापनापन की आपूर्ति पर प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो होगा नीचे चला गया है वो होगा हमारा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में एवं अन्य जगह जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24। ठीक है, इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 330 की, तो इसमें लोकसभा में एसी/एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 जो है वो इमरजेंसी से संबंधित है, आपातकालीन से संबंधित है अनुच्छेद 352। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 332, तो अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एसी/एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, 330 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है, और 332 के तहत विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों, ए एवं बी दोनों में, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुई थी? तो ये 3 सितंबर 1984 को हुआ था, और इसमें हुआ क्या था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो लीकेज हो चुका था, और उसी के द्वारा क्या हुआ, ये कांड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हीरा। वो इसलिए क्योंकि हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, और कार्बन जब जलता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, ये नीचे चला गया, ऑप्शन डी, ओजोन के द्वारा। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं ओजोन में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल जो है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो ये हम सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसी कारण प्रकाश का चमकना पहले दिखाई देता है, जबकि बादल का गर्जन बाद में सुनाई देता है। यहां दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो इन चारों में से सबसे जो उचित ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लकड़ी। वो इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे कम जो होता है वो वायु में होता है ध्वनि की गति, उससे ज्यादा जल में, और सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो लकड़ी और ईंट दोनों ठोस, ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन होता है इसके साथ कि जिसकी घनत्व कम होगी, जिस पदार्थ की घनत्व कम होगी उसमें ध्वनि का वेग उच्चतम होगी। ठीक है, तो अगर बात कर लकड़ी और ईंट में से, तो लकड़ी की जो घनत्व है वो कम है, इसलिए लकड़ी में ध्वनि क्या होगी? ध्वनि का वेग अधिक होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लकड़ी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से हृदय रोग खतरा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो अंदर का जो नस होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आसानी से रक्त का जो प्रवाह होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा ये जो होता है ज्यादा तेलीय चीज खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ती है वो ज्यादा तैलीय चीज खाने से होता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में होता है, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, रबर को काड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्फर को। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो फैक्चुअल हैं, इसलिए इसमें आपको रटने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, आपको रटने ही पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए हमारा प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? यानी कि स्मॉल जी का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है स्मॉल जी का वैल्यू। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह और ध्वनिक स्रोत के बीच की जो दूरी होनी चाहिए न्यूनतम, वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 17 मीटर की। ठीक है, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है और जहां से टकरा के वापस आती है उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की होनी चाहिए, तब जाके हम प्रतिध्वनि सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो को लाया करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है, जिसका कुछ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है, रीजनिंग का चैप्टर वाइज और कंप्लीट प्रैक्टिस है, दोनों तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे, जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।